हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पंकज सिंह मेहरा और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में मेहरा कोचिंग एकेडमी क्लासेस में। इस क्लासेस में हम क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक का सीबीएसई कोर्स को कवर करेंगे और साथ ही साथ जेईई मेन और जेईई एडवांस के कोर्स को भी लेते हुए चलेंगे। अगर आप हमारी वीडियो में पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि आप हमसे जुड़े रहें और साथ ही साथ आपको समय समय में हमारी वीडियो मिलती रहे। तो चलिए आज का लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आज हमारा क्लास 12 का फिजिक्स का सेकंड लेक्चर है। इससे पहले हमने फर्स्ट लेक्चर में फिजिक्स की क्लास 12 की यूनिट 1 से लेकर यूनिट 9 का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था। हमने आपको उनका मार्क्स वेटेज बताया था कि कौन सा चैप्टर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस कैरी करता है सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद हमने सेक्शन बी के वीडियो में हमने बताई थी कि एग्जामिनर की क्वेश्चन को पूछने के पीछे क्या साइकोलॉजी होती है। हमने उसके बारे में क्या करी थी, चर्चा करी थी, और एग्जामिनर किस तरह के क्वेश्चन पुट करता है और आप कैसे उन क्वेश्चन को एनकाउंटर कर सकते हैं, कितने ज्यादा परसेंट क्वेश्चन टफ होते हैं, कितना कंसेप्चुअल होते हैं, कितने में न्यूमेरिकल होते हैं, कितनी ज्यादा डेरिवेशन आती है और कितने ज्यादा हमारे हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स या हॉट क्वेश्चन आते हैं। उसके बारे में हमने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन करा था। आप वीडियो लेक्चर 1 हमारा चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज हम अपना यूनिट 1 स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक से। इलेक्ट्रोस्टैटिक को जानने से पहले हम जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होती है। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक ब्रांच होती है फिजिक्स की। इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। लाइक मॉडर्न फिजिक्स होती है, मैकेनिक्स होती है, थर्मोडायनेमिक्स होती है, वैसे हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होती है, एक ब्रांच होती है फिजिक्स की, जिसके अंडर ध्यान दीजिएगा, जिसके अंडर हमारी क्या आती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आती है और क्या आती है हमारी, इलेक्ट्रो डायनेमिक्स। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक हमारे दो वर्ड से मिल रहा है, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रॉन से बना है, इलेक्ट्रॉन मींस यहां पे क्या हो गया, चार्ज, और स्टैटिक मींस रेस्ट। ठीक है, तो इन दिस यूनिट, दिस इज योर यूनिट 1 दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक. In this unit, we are going to study about the different properties of the charged particle when they are rest. We will know about their force, the force which is being exerted by the charged particle. हम किस की बात करेंगे इस चैप्टर में? हम बात करेंगे फोर्स की जो ये चार्ज पार्टिकल एक्सर्ट करेंगे when they are static in position, when they are in rest position. ठीक है, हम बात करेंगे इनकी पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, हम इनके इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे, ठीक है, और बाकी और भी ज्यादा हमारी प्रॉपर्टीज उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा यूनिट 1 जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का क्या है, एक पार्ट है, उनका एक पार्ट का में डिस्कस करेंगे। नाउ द सेकंड वन इज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स? इलेक्ट्रो में हमारा आता है चार्ज, अगेन वो हमने आपको मतलब बता देता। नाउ डायनेमिक्स मींस हियर इज मोशन। ठीक है, नाउ व्हेन द चार्ज पार्टिकल इज इन मोशन, तो अंडर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हम तब पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, जब चार्ज पार्टिकल मोशन में होते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होते हैं, उसके बारे में हम नॉलेज लेते हैं। अब इसमें आपकी जो क्लास 12 की फिजिक्स की सेकंड यूनिट आती है, स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा, उसका नाम होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो उसमें क्या आती है, करंट इलेक्ट्रिसिटी आती है। फिर जब करंट इलेक्ट्रिसिटी, जब चार्ज पार्टिकल मूव करते हैं, करंट पैदा होती है, तो करंट आल्सो प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। तो नेक्स्ट जो हमारी यूनिट होती है फिजिक्स की क्लास 12 की, वो मैग्नेटिज्म आती है इसके अंदर। फिर इसके बाद हमारी क्या आती है, EMI एंड AC। EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड AC अल्टरनेटिंग करंट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो हमने ये जाना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होती है, एक ब्रांच होती है फिजिक्स की,
ठीक है, विच कंटेन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। और हमारा जो चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक है, फिजिक्स की यूनिट 1 है, वो इसमें आता है चार्ज पार्टिकल की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे जब वो रेस्ट में होते हैं, और वेरियस प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे, फोर्सेस, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए, तो हम आप लोगों को टॉपिक हमारा पहला वाला कवर करते हैं, जिसका नेम है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ओके, नाउ व्हाट इज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी को हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? स्टैटिक। स्टैटिक मतलब रुकी हुई इलेक्ट्रिसिटी। नाउ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी हमारी कहां से, उसके मतलब उत्पन्न होकर और कहां से ये आती है? व्हेन द टू ऑब्जेक्ट आर रब्ड टुगेदर देन देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ द चार्ज पार्टिकल ऑन द ऑब्जेक्ट। जब कोई भी दो हम ऑब्जेक्ट को रब करते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या होता है? चार्ज या इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं डेवलप हो जाती है ऑब्जेक्ट में, उसे बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। डेफिनेशन लिख देंगे, द इलेक्ट्रिसिटी खुद इसमें आ रखा है, ठीक है, द इलेक्ट्रिसिटी डेवलप्ड और यू कैन से प्रोड्यूस्ड व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स, द इलेक्ट्रिसिटी डेवलप्ड ऑन ऑब्जेक्ट्स, it directly developed when two objects are rubbed together. ऑन ऑब्जेक्ट्स कर दीजिए, ठीक है, ऑन ऑब्जेक्ट्स व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर रब्ड टुगेदर। तो जब हम कोई भी दो ऑब्जेक्ट को रब करते हैं, तो बेटा क्या होता है? जानते हैं इसके पीछे की साइंस। जब हम दो ऑब्जेक्ट को रब करेंगे तो हमारी क्या होगी? हीट एनर्जी बढ़ेगी, जिसको हम यहां पे कहेंगे थर्मल एनर्जी। तो जब हम एजिटेशन करेंगे तेज के, हम कोई भी दो ऑब्जेक्ट को रब करेंगे, तो जैसे हमारी थर्मल एनर्जी बढ़ेगी, तो थर्मल एनर्जी बढ़ने से तो जो क्या होता है बेटा, आपका जो एटम होता है, एटम में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस से क्या होते हैं? बाउंड होते हैं। बट जब आप इतनी ज्यादा थर्मल एनर्जी प्रोवाइड कर देंगे रबिंग करने से, रबिंग मतलब घीसने से, जब आप इतनी ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर देंगे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियर फोर्स, जो न्यूक्लियस फोर्स लगा रहा है उसको, उससे क्या चल जाता है? पार चल जाता है और उससे बाहर निकल जाता है। इलेक्ट्रॉन गेट एक्साइटेड और यू कैन से इलेक्ट्रॉन गेट रिलीज्ड। ओके, इलेक्ट्रॉन क्या होता है? रिलीज हो जाता है, अनबाउंड हो जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या है? न्यूक्लियस के जो एक अट्रैक्शन फोर्स है उससे बाहर निकल जाता है। और ये कब होता है? जब आप क्या देते हैं? थर्मल एनर्जी। जब आप क्या प्रोवाइड करते हैं? थर्मल एनर्जी। चलिए एग्जांपल लेके बात करते हैं इसकी। हम एक ग्लास रॉड लेते हैं, ठीक है, और एक हम लेते हैं एक सिल्क, एक सिल्क क्लॉथ और ग्लास रॉड लेते हैं, और हम क्या करते हैं? यहां पे ग्लास रॉड और सिल्क को क्या करते हैं? रब करते हैं, ठीक है। और जब हम इसको रब करेंगे देन व्हाट वी विल सी, हमें क्या दिखेगा? तो जब रबिंग करने के बाद ग्लास रॉड में एक पॉजिटिव चार्ज अपीयर होता है। माइंड इट, ध्यान से पढ़ेंगे। ग्लास रॉड में क्या होता है? एक प्लस चार्ज आपका क्या होता है? शो होता है, अपीयर होता है। और सिल्क में एक नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। ग्लास रॉड में एक पॉजिटिव चार्ज आता है, सिल्क में एक नेगेटिव चार्ज आता है। क्वेश्चन इज हाउ, ये आखिर ऐसा किस तरीके से होता है कि ग्लास रॉड में हमारा पॉजिटिव आता है और सिल्क में नेगेटिव आता है? जानते हैं। देखिए, ग्लास रॉड सिल्क में दोनों ही एटम्स होते हैं, दोनों में ही एटम्स होते हैं, और एटम्स से के न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन बाउंड होते हैं। बट जैसे ही हम ग्लास रॉड को सिल्क से हम लोग रगड़ते हैं या हम आपको रबिंग करते हैं, तो क्या होगा? इससे थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एक हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस करती है, जो कि क्या करती है? इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से एटम से निकालने की कोशिश करती है। अब ग्लास रॉड में भी सिल्क में भी दोनों में भी एटम है, बट जब हम इनको रबिंग करेंगे तो ग्लास रॉड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के साथ लाइटली बाउंड होते हैं। मैंने क्या बोला? ध्यान से सुनिए, लाइटली बाउंड होते हैं। और जो सिल्क में जो एटम होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ टाइटली बाउंड होते हैं। यहां होते हैं टाइटली बाउंड और यहां होते हैं लाइटली। तो
इसलिए जैसे हम रबिंग करते हैं तो जैसे हमारी थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो ग्लास रॉड से पहले इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। ऑल्दो सिल्क से भी निकल सकते हैं, बट ग्लास रॉड से जब हम दोनों करते हैं तो ग्लास रॉड से एज कंपेयर टू बोथ ऑफ देम, ग्लास रॉड से पहले जल्दी इलेक्ट्रॉन निकल के क्या चले जाते हैं, सिल्क में चले जाते हैं। ध्यान रखिएगा, ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन सिल्क में चले जाते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा जो सिल्क होता है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है और ग्लास रॉड इलेक्ट्रॉन देने के बाद कैसा एक्ट करेगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। तो ये है इस चीज के पीछे साइंस, व्हाई द ग्लास रॉड इज पॉजिटिव चार्ज, सिल्क शोस नेगेटिव चार्ज व्हेन दे आर रब्ड टुगेदर। दिस क्वेश्चन मे कम इन बोर्ड एग्जामिनेशन। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकता है। इस तरह का क्यों होता है, ये मैंने आपको उसका रीजन बता दिया। सेम रीजन स्टैंड्स फॉर द कि जब इबोनॉइड रॉड को क्या करते हैं, अपने फर के साथ इबोनॉइड रॉड को आप फर के साथ आप क्या करते हैं, रब करते हैं। तो बट यहां पे अपोजिट होता है, इबोनॉइड रॉड में नेगेटिव चार्ज आता है और फर में पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, इस बात को हम ध्यान रखेंगे। चलिए, दिस वाज अ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। नाउ जो हमारे जो चार्ज शोड अप हो रखे हैं, जो चार्ज शोन अप हो रखे हैं, ये चार्ज क्या होते हैं, ट्रांसफर नहीं होते हैं। दिस डज नॉट ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ये चार्ज ट्रांसफर नहीं होंगे। दीज आर स्टैटिक, दीज आर स्टैटिक इन नेचर। स्टैटिक मीन्स दे आर रेस्ट इन नेचर। तो इससे हमें पता चला कि जब हम ग्लास रॉड को सिल्क के हमने जब रगड़ा तो हमने जाना कि उन दोनों ने अपोजिट चार्ज का नेचर दिखाया, दोनों में अपोजिट चार्ज डेवलप हुए। सो दिस इज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी को हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। द नेक्स्ट टॉपिक इज काइंड्स ऑफ चार्ज। तो जो हमारी फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी है वो ही हमें चार्ज के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन देती है कि चार्ज कहां से अराइज हो रहे हैं, चार्ज की थ्योरी कहां से आई है, वो हमें फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी नहीं पता है। और काइंड्स ऑफ चार्जेस वो भी हमारा फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी से कोरिलेटेड है। जब हमने ग्लास रॉड को सिल्क से हमने क्या करा, रबिंग करी, हमने ये जाना, हमने क्या जाना कि ग्लास रॉड में पॉजिटिव चार्ज आया, सिल्क में क्या है, नेगेटिव। तो हमने दो अपोजिट चार्ज देखे, हमने क्या देखे, दो अपोजिट चार्ज। इसका मतलब क्या था, काइंड्स ऑफ चार्ज कितना होता है, वन इज पॉजिटिव चार्ज, अदर इज नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो एक को हम पॉजिटिव लेके चलते हैं, एक को हम नेगेटिव। अब पॉजिटिव को पॉजिटिव के लेके चलते हैं। हमने देखा ग्लास रॉड के केस में जिसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया तो उसमें क्या हो गए, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा बच गए। जिसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा बच जाते हैं, तो इट इज रिगार्डेड एज पॉजिटिव चार्ज। और जिसने एक्सेप्ट करा इलेक्ट्रॉन उसमें नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज गेट इंक्रीजेस, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो गया तो उसको बोलते हैं नेगेटिव चार्ज। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दो टाइप के हमारे चार्ज होते हैं। ठीक है, इनके अलावा कोई तीसरा कलर रंग का चार्ज नहीं होता है, तीसरा काइंड का चार्ज नहीं होता है। द थर्ड इज व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। इस चीज को ध्यान से सुनेंगे, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज इंपॉर्टेंट है। पर इलेक्ट्रिक चार्ज से जाने से पहले हम थोड़ा सा जाएंगे मास क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। मास, व्हाट इज मास? मास इज डिफाइंड एज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टिकल। अगर कोई भी पार्टिकल एग्जिस्ट करता है उसका मास भी क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। ठीक है, अगर किसी पार्टिकल का अस्तित्व होता है तो उसके अंदर उसका मास भी होता ही होता है। ठीक है, बट जो हमारी इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो जरूरी नहीं कि हर किसी में हो ही पार्टिकल में। ठीक है, तो इसलिए हम इसलिए क्या कहते हैं, मास को तो हम कहते हैं कि इट इज एन इंट्रिंसिक। ओके, तो इस इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या बोलोगे, इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन एडिशनल होती है बेटा। ठीक है, एडिशनल इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी which give rise to electric forces between the charge particles।
आपको आई बात नहीं आई ध्यान समझ में? तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन एडिशनल इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक मतलब अंदर की प्रॉपर्टी होती है, और इंट्रिंसिक क्यों बोला था कि चार्ज को और छोटे पार्ट में हम लोग डिवाइड नहीं कर पाएंगे, ठीक है, नहीं कर सकता है। तो इलेक्ट्रिक जैसे मास होता है, मास को आप अंदर तक डिवाइड नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इन एडिशनल, ये एडिशनल होती है, ठीक है, एडिशनल इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। अगर चार्ज नहीं हो तब भी पार्टिकल रह सकता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इन एडिशनल इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी विच गिव राइज टू द इलेक्ट्रिक फोर्सेस बिटवीन देम। जैसे मास के कारण कौन सा फोर्स अराइज होता है? मास के कारण कौन सा फोर्स अराइज होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो उसी तरीके से हमारा यहां पे क्या, चार्ज के कारण कौन सा फोर्स होता है अराइज? इलेक्ट्रिक फोर्स अराइज होता है, जिसको हम आगे की स्टडी में और नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। Okay, now the electric charge is an additional intrinsic property which gives rise to the electric forces between the charged particle. Now, electric charge की SI यूनिट होती है कूलॉम। इलेक्ट्रिक चार्ज की SI यूनिट क्या होती है बेटा? कूलॉम होती है, ओके। और ध्यान से रखिए, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी। नो, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? हमने पढ़ा था 9th क्लास में हमने कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, आपने फर्स्ट टाइम वहीं पे सुना होगा। स्केलर क्वांटिटी विच कंटेन्स मैग्नीट्यूड, इट हैज नो डायरेक्शन, है ना। बट एक और डेफिनेशन, इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी कैन बी एडेड अलजेब्रिकली। क्या बोला मैंने? फिर से बता कर रहा हूं कि स्केलर क्वांटिटी कैन बी एडेड अलजेब्रिकली। स्केलर क्वांटिटी को हम अलजेब्रिकली ऐड कर सकते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टी हम आगे को फिर से पढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा कि जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। चलिए नेक्स्ट आते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बाद आते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन? नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन को डिफाइन करते हैं पहले। द टेम्पररी इलेक्ट्रिफिकेशन, the temporary electrification of a conductor when it is brought near the charged conductor. ओके, सो द टेम्पररी इलेक्ट्रिफिकेशन, ये हमारा टेम्पररी इफेक्ट होता है। टेम्पररी इफेक्ट मतलब कुछ टाइम के लिए इफेक्ट होता है, इट इज नॉट अ परमानेंट, टेम्पररी, कुछ टाइम पीरियड के लिए हमारा इफेक्ट होता है। इलेक्ट्रिफिकेशन, जिसके अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट में भी क्या होता है? इलेक्ट्रिफिकेशन आ जाती है, ठीक है, ऑफ अ कंडक्टर व्हेन इट इज ब्रॉट नियर द चार्ज कंडक्टर। जब हम एक कंडक्टर को चार्ज कंडक्टर के जब साथ में लाते हैं, ठीक है, जब उनको उसके पास व्हेन इट इज ब्रॉट नियर द अदर चार्ज कंडक्टर, जब चार्ज कंडक्टर के बगल में हम लोग लाते हैं एक कंडक्टर को, और कंडक्टर कैसा होगा? अनचार्ज होगा, ठीक है। तो क्या होता है, जो अनचार्ज कंडक्टर होता है उसमें भी क्या आता है? चार्ज डेवलप हो जाता है, उसमें भी क्या होता है? चार्ज डेवलप हो जाता है, और उस डेवलप चार्ज को हम बोलते हैं इंड्यूस चार्ज, एंड इसको बोलते हैं, पूरी प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, ठीक है। एग्जांपल लेके चलते हैं। एक हम चार्ज बॉडी लेते हैं ए, एक ऐसी है पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, ध्यान रखिएगा, एक ऐसी है पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, उसके बाद साथ हमने दूर में रखा एक बी कंडक्टर, ठीक है, हमने बी कंडक्टर है और वो कैसा है? अनचार्ज नेचर का है, हमने इसको उसके पास रखा, दूर रखा है, ठीक है। अब व्हेन दे आर ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट, व्हेन दे आर ब्रॉट नियर, when they are brought near, क्या होता है बेटा? देखिएगा, ए के कारण बी में चार्ज इंड्यूस होते हैं। किस तरीके से इंड्यूस होते हैं देखेंगे। यहां पे तो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और इनके कारण यहां पे क्या हो जाता है? नेगेटिव चार्ज क्या हो गया?
इंड्यूस हो गए, तो इन चार्ज को क्या बोलते हैं? इंड्यूस चार्जेस। और दीज इंड्यूस चार्जेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेम्पररी इलेक्ट्रिफिकेशन, जिसके कारण बी में भी इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी क्या आ जाती है? जनरेट हो जाती है, बट फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। कब तक? जब तक ए और बी साथ साथ हैं। जैसे ही हमने ए से बी को क्या करा? फिर से दूर कर दिया, these charges get disappears, these charges get disappears from B। B से ये चार्जेस क्या हो जाते हैं? डिसअपियर हो जाते हैं। B क्या हो जाता है? फिर से उसके पास जो एक पहली वाली कंडीशन थी वही कंडीशन रहती है। फर्स्ट हो गई, सेकंड हो गई, ये थर्ड आपकी कंडीशन हो गई। ठीक है, तो ये इंड्यूस चार्ज कब तक रहते हैं? जब तक A इसके बगल में रहता है। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जब आते हैं तो हम उसे बोलते हैं पोलैरिटी इज अचीव, पोलैरिटी वहां पे आ जाती है। तो यहां पे देखेंगे, देखो इसके यहां पे पॉजिटिव चार्ज था, अब जैसे क्या हुआ, ये पॉजिटिव चार्ज था, इसमें कोई भी अनचार्ज था। जैसे मैं इसको कंडक्टर को, बी इज अ कंडक्टर, जैसे मैं बी को ए के नियर लाया, ध्यान देंगे, जैसे मैं बी को ए के नियर लाया तो बी तो पहले से कंडक्टर तो है ही, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, तो क्या होगा? पॉजिटिव क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। पॉजिटिव क्या करता है? चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, और इस कारण जो नेगेटिव चार्ज होते हैं वो क्या होता है? अपीयर होता है इसके नियर फेस में, और जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो फार एंड में अपीयर होते हैं। और जैसे ही फिर से हम इनकी डिस्टेंस फिर से इनको अपनी फर्स्ट पोजीशन में, जो इनिशियली पोजीशन में थे वैसे ही रखते हैं, देन द चार्जेस फ्रॉम द बी गेट डिसअपीयर्स, वो गायब हो जाते हैं। नाउ दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, दिस इज इंड्यूस्ड चार्जेस, इन्हें हम बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्जेस, और इंड्यूस्ड चार्जेस को हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। ओके, नाउ नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। नाउ नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, लिख दिया था गलती से, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस है यहां पे। ठीक है, यहां पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिया था। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, चलिए पहली प्रॉपर्टी की बात करते हैं, अट्रैक्शन और रिपल्शन। तो ध्यान रखिएगा हमेशा, ध्यान रखेंगे हमेशा कि द अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, द अपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। तो जो हमारे हमेशा क्या रहते हैं, ध्यान रखिए, अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, और सेम चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर। ठीक है, तो हमारे जो अपोजिट चार्ज है दे ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, एंड द सेम चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर। तो सेम चार्जेस जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होता है, ये आपस में कैसा फोर्स लगाते हैं? रिपल्शन। ठीक है, सिमिलरली नेगेटिव नेगेटिव भी कैसा लगाते हैं? रिपल्शन, बिकॉज दे आर सेम इन नेचर। ठीक है, और अगर हमारे अपोजिट चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं? एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट फोर्स लगाते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है ना, वो इलेक्ट्रिक चार्ज में ही आ जाना चाहिए था, पर मैंने यहां पे आपके लिए छोड़ा था कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, वहां पे मैं आपको बताऊं। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, ध्यान से, 1.6 × 10⁻19 कूलम हमारा क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो जो हमारा ये इलेक्ट्रॉन का या प्रोटॉन का चार्ज होता है, और ये हमारा एलिमेंट्री चार्ज होता है। एलिमेंट्री मतलब बेसिक, इससे छोटा कोई चार्ज नहीं होता है, तो इसे हम एलिमेंट्री चार्ज देते हैं, दैट इज 1.6 × 10⁻19 कूलम। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ओके, द नेक्स्ट एंड द थर्ड प्रॉपर्टी इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को जानने से पहले हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बात करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है? एक डेफिनेशन है, लॉ है, क्या है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, एनर्जी को नाम क्या कर सकते हैं? क्रिएट कर सकते हैं, ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट इट कैन बी ट्रांसफर, वो ट्रांसफरेबल होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में।
बात करते हैं यहां पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। सेम है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये बोलता है द टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम always remain conserved or constant. You can say conserved also. The total charge of a system always remain constant. Now total charge क्या होता है, ध्यान रखेंगे। टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम, सिस्टम में जितना भी चार्ज, सिस्टम क्या होता है, सिस्टम कोई भी वो ऑब्जेक्ट है जहां पे हम क्या कर रहे हैं, अपनी इन्वेस्टिगेशन या ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, उसे हम सिस्टम कहते हैं। अभी एग्जांपल के थ्रू हम आपको बताएंगे। सो द टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। जैसे फॉर टेकन एग्जांपल आप ये देख सकते हैं, जैसे एक सिल्क था और ग्लास रॉड थी, हमने दोनों को रब करा था, दोनों को रब करने में ग्लास रॉड में चार्ज अपीयर हुए थे और सिल्क में भी थे, पर जब दोनों को हम फिर से मिक्स कर दें तो टोटली चार्ज कितना हो गया, जीरो, न्यूट्रल तो हो गया। तो वैसे ही पहले भी वो क्या थे, न्यूट्रल थे, तो आफ्टर रबिंग बिफोर रबिंग दोनों क्या हो गए, न्यूट्रल। तो इसका मतलब टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम ऑलवेज रिमेन कंजर्व। एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे यहां पे हमारे अगर हम इसको ए को लेके चलें, एक हमारा सिस्टम था, सिस्टम बिफोर रबिंग और आफ्टर रबिंग, ठीक है, बिफोर रबिंग आफ्टर रबिंग। मान लीजिए यहां पे हमारे दो चार्ज पार्टिकल थे, एक था 4 कूलम, एक था 3 कूलम, ठीक है। हमने क्या करा, इनकी रबिंग करी, सेकंड स्टेज में हमने इनकी क्या करी, रबिंग करी। रबिंग करने के बाद हमने देखा कि फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती ही नहीं होती है, तो इससे क्या हुआ, यहां पे हमारा क्या आया, 5 कूलम चार्ज आ गया और यहां पे क्या आ गया, 2 कूलम चार्ज आ गया। तो हमने दोनों तरफ नेट चार्ज निकाले, हमने दोनों तरफ नेट चार्ज निकाला, वो हमारा क्या निकला, 7 कूलम, और यहां पे हमारा नेट चार्ज क्या हुआ, अगेन 5 + 2 7, 4 + 3 7. It means the total system, it means the total charge of both the system is always conserved. System तो एक ही था, but after rubbing, before rubbing हमने देखा कि इसमें क्या हुआ, total charges of a system is always conserved. पहले भी वही था, अब भी वही है. This is known as conservation of charges. ठीक है, that the total charge of a system always remain conserved or constant. Okay, now next is additive nature. एडिटिव नेचर में जाने से पहले हम लोग आपको बताते हैं कि हमने बताया था चार्ज कैसे होते हैं, स्केलर क्वांटिटी होती है। चार्ज कैसे होते हैं, स्केलर क्वांटिटी होती है। और मैंने बताया था स्केलर क्वांटिटी की एक और प्रॉपर्टी हमने डिस्कस करी थी कि स्केलर क्वांटिटी कैन बी एडेड अलजेब्रिकली। चलिए बात करते हैं एडिटिव नेचर का। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एडिटिव नेचर? आप एडिटिव नेचर से आप लोग क्या समझते हैं? द टोटल चार्ज ऑन अ ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट कैन बी एक्सप्रेस्ड or can be measured, you can write as the algebraic sum of all the charges present in a object, present in an object. Take an example लेके देखते हैं, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, ये हमारा Q1 चार्ज है, ये हमारा Q2 चार्ज है, ये हमारा Q3 चार्ज है, ये हमारा Q4 चार्ज है, ये हमारा क्या है, Q5 चार्ज। तो टोटल चार्ज कितना हो गया, Q टोटल Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Q5। हमने क्या कर दिया इसको, देखो पोजीशन, हमारे पोजीशन सब चार्जेस के अलग अलग है,
बट वी हैव एडेड देम, ओके। और कैसे ऐड कर दिया हमने? एल्जेब्रिकली। और क्यों एल्जेब्रिकल? क्योंकि ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी। अगर यही चार्ज वेक्टर क्वांटिटी होते तो आप इनको इस तरीके से ऐड नहीं कर सकते थे, आपको वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करने पड़ते। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होते हैं? जैसे आपको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर, वो आपको फॉलो करना पड़ता, आप इनको इस तरीके से ऐड नहीं कर सकते। दिस इज नोन एज द एडिटिव नेचर, दैट द चार्जेस कैन बी एडेड एल्जेब्रिकली। ठीक है, तो कहीं पे भी कोई भी चार्जेस होगा, आपको सिस्टम कोई न्यूमेरिकल में कहीं पे भी चार्जेस दिए होंगे, तो अगर आपको टोटल चार्ज निकालना है बॉडी के अंदर, तो आप उनको क्या कर सकते हैं? डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, दैट इज योर फिफ्थ प्रॉपर्टी। नाउ व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? ध्यान से देखिएगा। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को जानने से पहले थोड़ी सी छोटी एक्टिविटी करते हैं। आप एक क्या करेंगे? सोचेंगे इवन नंबर। ध्यान से, कोई भी एक बड़ा सा इवन नंबर हम सोचते हैं। ठीक है, मैंने ले लिया 1000। 1000 इज एन इवन नंबर। ठीक है, हम कोई भी एक इवन नंबर लेंगे, तो क्या हम इवन नंबर को, उस 1000 को 2 के मल्टीपल में एक्सप्रेस कर सकते हैं? फिर से सुनिए, क्या हम किसी भी इवन नंबर को 2 के मल्टीपल में एक्सप्रेस कर सकते हैं? यस, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे 2 × 500 = 1000। जैसे मैंने लिया, आपने कोई सा भी लिया, उसको 2 के मल्टीपल में एक्सप्रेस कर सकते हैं। दिस इज नोन एज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। हम किसी भी बड़े से बड़े चार्ज को एलिमेंट्री चार्ज के फॉर्म में रिप्रेजेंट या एक्सप्रेस कर सकते हैं। यह होता है हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। जानते हैं, every charge can be expressed as an integral multiple of an elementary charge। यहां पे एलिमेंट्री चार्ज क्यों लिख रहे हैं? एलिमेंट्री चार्ज कौन है? इलेक्ट्रॉन। दैट इज Q = ±NE। फिर Q इज जो चार्ज पार्टिकल, N इज इंट्रीगल मल्टीपल, जिसकी बात कर रहे हैं। कितने भी टाइम्स हो सकता है ना, 10 टाइम्स 20 टाइम्स, कितने भी इंट्रीगल मल्टीपल है। एंड E इज व्हाट इज E? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब वो शायद आपको पता है कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम। ठीक है, समझ में आया कि एवरी चार्ज कैन बी रिप्रेजेंट द फॉर्म ±NE, दैट इज द इंट्रीगल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। नाउ द नेक्स्ट हम बात करेंगे कि एक न्यूमेरिकल इसमें करके देखते हैं ताकि आपको इजी लगे। तो क्वेश्चन लिखते हैं, हाउ मेनी, इजी क्वेश्चन है बहुत ही, इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। ध्यान से, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो देखिए 1 कूलम ऑफ चार्ज कहता है Q होता है, Q क्या होता है? ±NE। Q कष्ट होता है ±NE, हमें पता है, वी नो दैट Q कष्ट ±। तो यहाँ पे 1 कूलम हो गया। अब देखिए प्लस माइनस, यहाँ पे 1 कूलम दे रखा, प्लस दे रखा, तो यहाँ पे प्लस लेंगे और NE कर देंगे। अब NE का, हमें E का वैल्यू पता है क्या है? 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो हमने क्या करा, यहाँ पे N को 1/1.6 × 10⁻19 करा, तो हमने देखा यहाँ पे N की क्या वैल्यू है हमारी? 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इट मींस 1 कूलम ऑफ चार्ज contains 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हमारी N की वैल्यू हो गई, ये हो गया इंटीग्रल मल्टीपल। समझ में आया? तो 1 कूलम चार्ज में इतने ज्यादा N इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दैट इज 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। सो एवरी चार्ज, कितने बड़े से बड़ा भी चार्ज को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ एलिमेंट्री चार्ज विच इज योर इलेक्ट्रॉन। नाउ द लास्ट प्रॉपर्टी बट नॉट द लीस्ट वन इज इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट अफेक्टेड बाय मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। चलिए इसको भी हम एक मास से कंपेरेबल या एनालॉग करके देखते हैं। चलिए बात करते हैं मास की और चार्ज की।
ठीक है, तो देखो मास, आपने इससे पहले हमने पढ़ चुके हैं, जो मास होता है वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। अब मास मोशन से क्या इफेक्ट होता है? बिल्कुल, मास मोशन के साथ इफेक्ट होता है। इसका एक फॉर्मूला होता है m इक्वल्स टू m नॉट रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। जब कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट के कंपैरेबल स्पीड से मूव करता है, देन देयर इज अ चेंज इन द मास। आप देख सकते हैं v स्क्वायर 1 माइनस है, दिस माइनस 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, तो मास चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी। ठीक है, अपनी वेलोसिटी के अनुसार मास का होता है चेंज, बट दिस चेंजेस आर नॉट ऑब्जर्व ऑन अ ऑब्जेक्ट कैरिंग चार्ज। चार्ज कभी, मतलब ऑब्जेक्ट का चार्ज कभी चेंज नहीं होता। मास कैन चेंज बट द चार्ज कैन नॉट चेंज बाय मोशन। तो कितनी भी, अगर कोई बॉडी कितनी भी ज्यादा तेज मूव करती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट गेट अफेक्टेड बाय मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। चाहे ऑब्जेक्ट कितनी भी तेजी से बढ़े, चाहे ऑब्जेक्ट कितनी भी तेजी से चले, तो चार्ज हमारा चेंज नहीं होता है। चार्ज नेवर चेंजेस, इट डज नॉट गेट अफेक्टेड बाय द मोशन। चार्ज उतने का उतना ही रहता है, बट मास गेट चेंजेस। ओके, मास हमारा चेंज हो जाता है पर चार्ज हमारा चेंज नहीं होता। तो दीज वर द 6 प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस विच वी हैव डिस्कस्ड टुडे। आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर होंगे, जितने भी आज हमने टॉपिक क्लियर करेंगे आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू एवरीवन।